करते हैं सीटेट के लिए मैथ सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा फर्स्ट के शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान दे रहा है। एक अध्यापक पहली कक्षा का एक विद्यार्थी है और उसके लिए क्या है, संख्या विषय का ज्ञान दे रहा है। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण करना सबसे अधिक उपयुक्त है। जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से कौन सी तरीके का, कौन सी विधि का उपयोग करना अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त होगा पहली कक्षा के बच्चे के लिए ज्ञान देने में संख्या का। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों को गणना का अनुभव हो गया हो। यानी कि अंकों का परिचय तब देना चाहिए जब बच्चे को गिनती आ गई हो। दूसरा है, अंकों का परिचय गणना से पहले दिया जाना चाहिए, यानी गिनती सीखने से पहले ही अंकों का परिचय बच्चों से कराना चाहिए। तीसरा है, शिक्षार्थियों को पहले अंक लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो लिखने का तो बाद में आता है, सबसे पहले तो बच्चा पहले सीखता है। चौथा है, अंकों का संख्याओं के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए। तो ये भी ठीक है, अंकों का संख्याओं के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए, पर जो पहली कक्षा का जो बच्चा है उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होगा वो ये होगा कि अंकों का परिचय तब दिया जाना चाहिए उसके लिए जब उसको गणना का अनुभव हो गया हो, यानी कि जब वो गिनती बोलना सीख गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का एक पहलू है। संख्या बोध का एक पहलू कौन सा है निम्न में से। पंक्तिबद्धता, छोड़ छोड़ कर गणना करना, एक अंक छोड़ दिया फिर दूसरी गिनती कर ली, फिर तीसरा छोड़ दिया चौथा गिना, एकाएकी यानी 1 to 1 संगति, और चौथा है अंक लिखना। तो लिखने की चीज़ें बाद में आती हैं। संख्या बोध देखते हैं यहाँ पे, संख्या बोध का एक पहलू निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 देखते हैं। दूसरे में क्या है, छोड़ छोड़ कर गणना करना। ये तो हो नहीं सकता कि हम गिनती कर रहे हैं और एक छोड़ फिर दूसरा फिर तीसरा छोड़ के चौथा, ये गलत हो गया। इसलिए एकाकी, ये बिल्कुल इसके अपोजिट ऑप्शन है। उसमें पहले वाले में क्या है, छोड़ छोड़ कर, इसमें क्या है 1 to 1 संगति यानी लगातार गणना करना। संख्या बोध का ये एक पहलू है, एकाकी 1 to 1। अगला ऑप्शन देखते हैं, कक्षा 4 के छात्रों को एक भाग में 1/2 बराबर 2 ये समझाना है चौथी कक्षा के बच्चे के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त तरीका है, सबसे बेहतर तरीका जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा है एक बच्चे के लिए एक भाग में 1/2 बराबर 2 को समझाने के लिए। ऑप्शन 1 है कलन विधि समझाना। कलन विधि मतलब एक्सप्लेनिंग एल्गोरिथम। दूसरा ऑप्शन है मानकों और डोरी का प्रयोग करना। मानकों नहीं है, मन को, मन का मतलब बीज और डोरी, माला बनाई जाती है बीज और डोरी से, तो वो वाली मनकों और डोरी का प्रयोग करना। तीसरा है जियो बोर्ड का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है आपका कागज़ को मोड़ कर समझाना। तो इस तरह के सवाल जहाँ भी आ जाएं उसमें दो चीज़ों से बच्चों को समझाया जाता है। एक तो या तो भिन्न की एक डिवाइस आती है भिन्न को समझाने के लिए, वो हो, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कागज़ को मोड़ करके इस तरह के सवालों को सबसे आसानी से समझाया जा सकता है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कागज़ को मोड़ कर उसको समझाना। अगला देखते हैं, कक्षा 2 की एक शिक्षार्थी 203 को 23 पढ़ती है। दूसरी कक्षा की एक शिक्षार्थी है, यानी एक लड़की है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए। तो वो 203 को 23 पढ़ रही है यानी गलती कर रही है, तो आप एक टीचर हो, अब आप क्या करोगे कि उस बच्चे को पता लग जाए कि ये गलत पढ़ रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं संख्या चार्ट को पढ़ना। दूसरा देखते हैं संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना। तीसरा देखते हैं कार्य पत्रकों द्वारा ड्रिल और अभ्यास कराना। और चौथा देखते हैं मनकों और डोरी का प्रयोग करना। वही पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसमें। इसके लिए भी सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा वो होगा मनकों और डोरी का प्रयोग करना। यानी बीज लिए और एक डोरी ली, उसमें 10 बीज डाल दिए, 10 की एक माला बना दी। तो इस तरीके से फिर 10 की एक माला बना दी, फिर 3 बीज अलग रख दिए और उसको फिर वो दिखाए
तो इस तरह से कि अब ये 10-10 की 2 माला होगी तो ये हो गए 20 और 3 अलग से रख दिए तो 23, जबकि अगर हम उसके 20 माला लेंगे तो 200 हो गए, 3 अलग से। इस तरह से उसको मन का और डोरी की सहायता प्रयोग से हम आसानी से उसको ये एहसास दिला सकते हैं एक दूसरी कक्षा की शिक्षार्थी को कि उसने जो 203 को 23 पढ़ा है। अगला देखते हैं, प्राय देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। जैसा वह भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने में क्या है कि बच्चों को कठिनाई होती है प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी में, ठीक है, कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, देखते हैं ऑप्शन। पहला है शिक्षार्थियों को शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने की कहकर। शब्दकोश का प्रयोग तो शिक्षार्थी कर लेगा, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे उसको उस क्वेश्चन को समझने में भी तो दिक्कत आ रही है ना, ठीक है। वो तो शब्दों को समझ लेगा पर पूरा क्वेश्चन समझना है, यानी कि। तो अगला देखते हैं, शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत करने से। तो ये सबसे आसान तरीका है। वहाँ पे उसको बच्चे के लिए शब्दों को पहले अर्थ को याद कराएंगे, और इससे बेहतर ये है कि क्वेश्चन को बच्चे की मातृभाषा में भी प्रस्तुत किया जाए जिसको वो आसानी से समझ सकता है। राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखते हैं, अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्नों को देने से ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न दे दिए तो बच्चा उनमें कन्फ्यूज हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम से शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देने से ये भी नहीं हो सकता। अगर हम शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देंगे तो भी वो फिर अधूरी बात रह जाएगी, पूर्ण रूप से वो नहीं सीख पाएगा। तो शाब्दिक प्रश्न हमें रखने हैं, पर उनको हमको बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें उनको उपलब्ध करा देना है बच्चे के लिए। तो इन क्वेश्चनों को हल करने में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि पहली से 5वीं तक यानी प्राइमरी के बच्चों की बात हो रही है। अगला देखते हैं, कक्षा 3 के अध्यापक ने कक्षा को व्याकरण पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया, यानी कि आकलन के टाइम एक प्रश्न दिया, शाब्दिक प्रश्न। प्रश्न को क्या है, प्रश्न है, एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं, इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं। तो ये एक प्रश्न दिया है आकलन के समय में एक अध्यापक ने 3री कक्षा के बच्चों को। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में से संबंधित है। अब ये कौन सी श्रेणी में आएगा ये प्रश्न, देखते हैं ऑप्शन। न्यूनीकरण, तुलना, योग की पूरकता, विभाजन। तो राइट आंसर है योग की पूरकता। इसमें क्या है कि योग की पूरकता, टोटल जो बोतल है बक्से में 50 बोतल हैं, जबकि उनमें से 50 बोतल की कैपेसिटी एक बक्से की, उसमें 50 बोतल आ सकती हैं, 20 उसमें ऑलरेडी हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उसमें कितनी और आएंगे, ठीक है। यानी वहाँ पे कर दिया 20 उसमें हैं, 20 प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बराबर कर दी 50 उसमें आ सकती हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या रखनी है, यानी कि क्वेश्चन को पूरा करना है। तो इसलिए ये योग की पूरा करना है और योग के द्वारा पूरा करना है, इसलिए योग की पूरकता की श्रेणी में ये शाब्दिक क्वेश्चन आएगा। अगला देखते हैं, कक्षा 5 के एक शिक्षार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। ये भी सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसे पीछे हल किया है, एक भाग में 1/2 बराबर 2 को समझाने के लिए, सेम वही ये इसमें है भिन्न। तो अध्यापक होने के नाते उसने शिक्षार्थी ने क्या किया कि उसको 2/3 माइनस 1/3 दिया गया, तो उसने डायरेक्ट ऊपर की संख्या में से ऊपर की घटा दी और नीचे की में से नीचे की घटा दी, यानी कि 2 - 1 क्या 1, 3 में से 3 गई तो 0। अब अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अब उसने जो गलती की है उसके लिए आप कौन सी युक्ति यानी विधि का इस्तेमाल करोगे ताकि बच्चा अपनी गलती को आसानी से समझ सके और उसको ठीक कर सके। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न देना। पहला ही गलत कर रहा है बच्चा, और दे दोगे तो तुम और फिर और ज़्यादा गलती करेगा। अगला देखते हैं, भिन्न की किट या कागज़ मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। ये सबसे बेहतर तरीका है, यानी भिन्न की किट आती है, अगर किट अवेलेबल नहीं है तो इससे आसान तरीका है कागज़ को मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा समझाना। एक पूरा कागज़ लिया, उसको बीच में से मोड़ दिया तो वो आधा हो गया, फिर उसको एक बार और मोड़ दिया तो वो 4 हिस्सों में मुड़ गया, चौथा होगा। तो इस तरह से मोड़ के कागज़ से की सहायता से उसको हम बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं एक 5वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी को उसी प्रश्न को 10 बार करने के लिए कहना जिससे कि वह त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करे। ये तो फिर एक रटने वाली बात हो गई, बार बार हम किसी चीज़ को बच्चे के लिए करा रहे हैं। भिन्नों के व्यवकलन की कलन विधि यानी एल्गोरिथम बताना, तो ये भी उपयुक्त विधि नहीं है।
अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कक्षा 5 में दो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसमें देखते हैं यानी दो पत्ते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, नीम के पत्ते या फिर और बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, किसी चीज़ के इकट्ठा होता है, एक उसके पत्ते होते हैं बड़ा शहतूत के। तो बड़े दो पत्ते हैं, एक छोटा पत्ता एक नीम का लिया, एक फिर जैसे बड़ा पत्ता किसी बड़ी चीज़ का ले लिया, बड़े पत्ते होते हैं अमरूद वगैरह में होते हैं, इस तरह का एक पत्ता ले लिया। तो अब उनमें क्या करना, उनके क्षेत्रफल की तुलना करनी है। एक 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए उनके जो क्षेत्रफल अलग अलग है, एक छोटा पत्ता एक बड़ा पत्ता है, उनकी तुलना करने के लिए एक 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा। तो धागा ये तो नहीं है, जियो बोर्ड ये भी नहीं होगा, आलेख यानी ग्राफ पेपर ये सबसे बेहतर होगा। ग्राफ पेपर पे हम जब पत्ते की आकृति बनाएंगे, एक छोटे पत्ते की एक बड़े पत्ते की, और उसको एक चौक और ग्राफ में लेके उसको हम दिखाएंगे, तो आसानी से बच्चा उसके क्षेत्रफल की बात को समझ जाएगा। ठीक है, 5वीं कक्षा का बच्चा। अगला देखते हैं, लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। लंबाई को मापने के लिए पैमाने के प्रयोग की क्षमता, पैमाने के प्रयोग की क्षमता यानी कि कोई पैमाना है, हम उसको कितने सटीक तरीके से यानी अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्षमता, वो तो मापने वाले की क्षमता के ऊपर चीज़ होगी। तो ये तो कोई क्या है, ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है ये तो इतना। अपरिमाणिक यानी कि अगर एक सीधे साधे अगर हम किसी लंबाई मीटर सेंटीमीटर को समझते हैं, तो उसमें इसमें ज़्यादा क्षमता वाली कोई बात नहीं है प्रयोग करने वाली, कि उसको हम 10 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं या 5 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उसको एक तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, हम लंबाई नापने उसकी लंबाई नाप देंगे, तो इसका कोई खास महत्व नहीं है। अगला देखते हैं, अपरिमाणिक मापों का प्रयोग, यानी कि माप अपरिमाणिक यानी प्रमाणित नहीं है वो, यानी कि जैसे पहले किलो शेर वगैरह चलते थे, उनमें किसी में ग्राम कम ज़्यादा, तो प्रमाणित वजन माप क्या है, किलोग्राम। तो इस तरह से अप्रमाणित है तो उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, अप्रमाणित है तो उससे फिर गलत नपाई होगी उसकी लंबाई की। अगला देखते हैं आवृत्ति, तो आवृत्ति इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं, क्योंकि खेल, इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पहली से 5वीं कक्षा बच्चों के लिए गणित संकल्पनाओं को समझने के लिए, संकल्पनाओं को जो गणित की जो संकल्पना है उनको समझने के लिए यानी मेथड को समझने के लिए खेल सहायक होते हैं। वो किस तरह से सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन है, संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं, ये राइट आंसर है। यानी कि खेल क्या है, उनको एक तरीके से अवसर उपलब्ध कराते हैं उनको इस्तेमाल करने का, यानी कि अपने जीवन में प्रयोग करने का एक अवसर उपलब्ध करा देते हैं खेल। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा की नीरसता को भंग करते हैं, ये तो नहीं है। अगर खेल जो है कक्षा में जो नीरसता जो आई हुई है तो उसको भंग करने के लिए खेल नहीं खेले जाते। तीसरा है, कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं, खेल प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है खेलों का। चौथा है, बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं, खेल इसलिए नहीं होते कि भाई बस बच्चों को थोड़ी देर के लिए आनंद दिया बस और बात खत्म हो गई। खेल का मतलब यह है कि खेल में हमको उनको इस दिशा में खेल खिलाने हैं ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सके, उनसे अधिगम कर सके बच्चा। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं।